नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज की तारीख में अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि क्या नरेंद्र मोदी से आरएसएस यानी संघ परिवार का मोहभंग होना शुरू हो गया है, तो आपको शायद हैरानी भी होगी, आश्चर्य भी होगा। आश्चर्य इसलिए होगा क्योंकि पिछले 6 सालों से ऐसी आवाजें बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ी हैं जहां पर संघ परिवार यानी आरएसएस के अंदर से उसके जो तमाम दूसरे संगठन हैं, उन्होंने कभी भी नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार या उनके मंत्रियों की किसी तरीके की आलोचना की हो। तो आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि मुझे अचानक क्या हो गया कि मैं आपके सामने ये सवाल खड़े कर रहा हूं। इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील यह है कि सत्यहिंदी.com के साथ आप जुड़िए, आप हमें सहयोग करें, हमारी मदद करें। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करना है और हमारा आपका जुड़ाव और मजबूत होगा। तो उस सवाल की तरफ जो मैंने शुरू में आपसे पूछा था और जिसका आज मैं ब्यौरा देने जा रहा हूं। सवाल यह है कि क्या आरएसएस, जिसको नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार या बीजेपी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, मात्र संगठन कहा जा रहा है, क्या उसका मोहभंग नरेंद्र मोदी सरकार से होना शुरू हो गया है? मैं भी कह रहा हूं होना शुरू हो गया है। यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है। शुरू में मैं आपको बता देता हूं कि दरअसल नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कामयाबी इस बात को मानी गई थी कि उनके अंदर से उनका कहीं किसी तरीके से कोई विरोध शुरू नहीं हुआ, उनकी कोई आलोचना नहीं हुई। और लोग कहते थे कि जब पहली बार 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की गठबंधन की सरकार बनी थी और वो लंबे समय तक चल रही थी, उस वक्त जो सबसे तीखी आलोचना थी वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं होती थी, वो यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से नहीं होती थी, वो 2004 तक सबसे तीखी आलोचना आरएसएस की तरफ से होती थी। और आरएसएस ने तो एक समय में यह भी कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यालय में अमेरिकन एजेंट रहते हैं, और वो इशारों में वो यशवंत सिन्हा पर हमले करते थे, वो जसवंत सिंह पर हमले करते थे, और ये दोनों ही अटल बिहारी वाजपेयी यानी उस वक्त के प्रधानमंत्री के बहुत करीबी लोग थे और रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जैसे बेहद संवेदनशील विभागों के मंत्री थे। उस वक्त भारतीय मजदूर संघ ने तीखा हमला किया था, स्वदेशी जागरण मंच ने तीखा हमला किया था, और उस वक्त के आरएसएस के प्रमुख सुदर्शन जी ने भी तीखा हमला किया था। तो मोदी की सबसे बड़ी कामयाबी यह मानी गई कि उन्होंने कम से कम परिवार के अंदर से तमाम तरीके की आलोचनाओं को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। यानी पूरा संघ परिवार, आरएसएस के तमाम संगठन बीजेपी और मोदी के साथ एकजुट होकर खड़े हो गए थे। लेकिन पिछले 15 दिनों के अंदर एक तब्दीली देखने में आ रही है। तब्दीली यह देखने में आ रही है कि अंदर के कुछ संगठन अब नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार या उनसे जुड़े हुए लोगों की आलोचना करने लगे हैं। जब उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश के अंदर श्रम कानूनों में बदलाव की बात की गई और यह कहा गया कि अगले 3 साल तक वहां पे लेबर लॉज जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, और ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो जब यह फैसला मध्य प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां दोनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं, तो जो सबसे तीखी प्रतिक्रिया हुई वो कांग्रेस की तरफ से नहीं हुई, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं हुई, वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नहीं हुई, और वो दूसरी पार्टियों से नहीं हुई, बल्कि भारतीय मजदूर संघ की तरफ से हुई। भारतीय मजदूर संघ आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है, और भारतीय मजदूर संघ ने 3-4 बातें एक साथ कही, और जो सबसे कड़वी बात उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि वो जंगल राज नहीं बनने देंगे। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि वो जंगल राज नहीं होने देंगे। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है लेबर लॉज को हटाकर, इसके बहाने जो पैंडेमिक यानी कोरोना महामारी से ज्यादा बड़ी महामारी बन जाएगा। उन्होंने कहा कि जो फैसले किए गए हैं ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ के कानूनों का उल्लंघन है, और यह भी कहा गया कि बहुत जल्द वो मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में आगे की रणनीति का फैसला करेंगे। तो जब आपका अपना कोई संगठन जो आपको पूरी मजबूती के साथ आपकी मदद कर रहा हो,
जब वो ऐसी तीखी भाषा का इस्तेमाल करता है जो विपक्षी दल भी नहीं कर रहे हैं, तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है। ये सवाल महत्वपूर्ण है। अब आप ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकारें हैं, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान वरिष्ठ लोग हैं, इन्होंने अपने स्तर पे लेबर लॉज को 1000 दिनों तक या 3 साल तक के लिए सस्पेंड करने का फैसला किया होगा। आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की बीजेपी है और उनकी इजाजत के बगैर या उनकी सहमति के बगैर कोई भी फैसला, इतना बड़ा फैसला राज्य सरकारें भी नहीं कर सकती, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो। दरअसल पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल देश के प्रधानमंत्री से मिला था और इस प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री जी को यह सुझाव दिया था कि चीन में जिस तरीके से विदेशी कंपनियां वहां से बाहर जा रही हैं, ऐसे में भारत के लिए मौका है कि इन कंपनियों को भारत में बुलाया जाए और उनको कंपनी या कारखाने स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जाए। लेकिन ये हमारे लिए रास्ता आसान इसलिए नहीं होता है क्योंकि भारत के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ हमारे यहाँ के लेबर लॉज ऐसे हैं जिससे कि सारी कंपनियों को लगता है, विदेशी कंपनियों को लगता है कि यहाँ दिक्कत पैदा होगी और इसकी तुलना में वो वियतनाम या ताइवान या दूसरी जगह जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और उस वक्त उनको कुछ सुझाव दिए गए, जो सूत्रों से खबर मिली उसके मुताबिक कुछ बड़े लेबर रिफॉर्म करने की बात की गई, कुछ लैंड रिफॉर्म करने की बात की गई, यानी दोनों चीज़ें आंखें एक दूसरे से जुड़ती हैं। अब साफ है कि योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला किया है या फिर शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने जो फैसला किया है उसकी सहमति नरेंद्र मोदी की है उसमें, या केंद्रीय सरकार की उसकी सहमति है, उसके बगैर ये फैसला नहीं हुआ है। ऐसे में भारतीय मजदूर का भड़कना और ये कहना कि ये जंगल राज नहीं होने देंगे और एक कोरोना से बड़ी महामारी पैदा होगी और हम आगे इसका विरोध करने के लिए मीटिंग करने वाले हैं, ये इस बात को साफ दर्शाता है कि विचारधारा के स्तर पर भले ही एक स्तर पर दोनों हों, लेकिन नीतियों के स्तर पर टकराहट या दरार की स्थिति पैदा हो गई है। दूसरा, स्वदेशी जागरण मंच। स्वदेशी जागरण मंच भी आरएसएस का एक बहुत प्रमुख संगठन है जो देश के अंदर स्वदेशी आर्थिक नीति की वकालत करता है। स्वदेशी जागरण मंच अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में भी बहुत तीखे हमले उसने किए थे, जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की गई, तमाम चीज़ें, और बहुत तीखे हमले उस वक्त किए थे, बल्कि आंदोलन भी कुछ जगहों पर उसने किया था। स्वदेशी जागरण मंच की आपत्ति है कि कोरोना से निपटने के लिए जो आरोग्य ऐप बना हुआ है, इस ऐप के बहाने उन्होंने नीति आयोग के अध्यक्ष जो अमिताभ कांत हैं उन पर तीखा हमला किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो ऐप बनाया गया है ये दरअसल विदेशी पैसों से बनी हुई ई फार्मेसी की कंपनियों को जो ऑनलाइन ऑपरेट कर रही हैं इनको प्रमोट कर रही हैं और इनके प्रमोट करने की वजह से भारत के अंदर जो 7 लाख जो केमिस्ट की दुकानें हैं या जो मेडिकल शॉप्स हैं उनका पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये कंपनियां जो है वो 12 दिसंबर 2018 को दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला है, ये उसका उल्लंघन भी कर रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि ये जो कंपनियां ई फार्मेसी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन ऑर्डर्स लेती हैं, इन कंपनियों को इंगित करते हुए कहा था कि ये गलत तरीके से, ये गैरकानूनी तरीके से ऑपरेट कर रही हैं। तो उनका आरोप बहुत स्पष्ट है। उनका कहना यह है कि आरोग्य ऐप के बहाने अदालत के द्वारा गैर कानूनी ठहराई गई कंपनियों को आरोग्य ऐप जो है वो फायदा पहुंचा रहा है। अब आप ये कह सकते हैं कि अभी का ये मसला नीति आयोग और उनके बीच का है, तो फिर आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। नीति आयोग, अमिताभ कांत नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी माने जाते हैं और आरोग्य ऐप में कोई भी ऐसी चीज नहीं हो सकती जो नरेंद्र मोदी की जानकारी में ना हो या उनकी सहमति के बगैर हुआ हो। तो एक तरफ भारतीय मजदूर संघ का कहना कि जंगल राज नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ स्वदेशी जागरण मंच का आरोग्य ऐप के बहाने नीति आयोग के अध्यक्ष पर तीखा हमला, ये पिछले 15 दिनों के अंदर हुआ है और ये दोनों ही आरएसएस के प्रमुख संगठन हैं। अब तक नरेंद्र मोदी के साथ थे
ऐसे में इनकी तीखी आलोचना को यूं ही नकारा नहीं जा सकता। अब इसके बरक्स 27 अप्रैल 2020 को आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक टिप्पणी की अक्षय तृतीया के मौके पर। यह वो वक्त था जब तबलीगी जमात के बहाने मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा था। सरकार की तरफ से इनको रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। सारे टीवी चैनल्स के पैनल डिबेट में बीजेपी के तमाम नेता और उनके समर्थक, इवन आरएसएस के समर्थक भी, वो कभी सीधे कभी परोक्ष रूप से वो मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रहे, तो कहने का प्रयास ये कर रहे थे कि इस देश के अंदर अगर कोरोना फैल रहा है तो उसके लिए मुस्लिम समुदाय जिम्मेदार है। ये एक अंडरलाइन नैरेटिव था जिसका हमने विस्तार से जिक्र अपने पिछले वीडियो ब्लॉग में किया है। मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, और आरएसएस का प्रमुख अगर कोई बात कहते हैं तो बहुत सोच समझ के कहते हैं, ऐसा माना जाता है। उन्होंने 27 अप्रैल 2020 को कहा कि कुछ गलतियों के लिए पूरे समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। फिर उन्होंने यह भी कहा, हम सभी 130 करोड़ का हमारा परिवार है और हम एक हैं। इस बात पे काफी एम्फेसाइज दिया गया, काफी जोर दिया गया कि कुछ लोगों की गलतियों के लिए पूरे समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसका साफ मतलब था कि अगर तबलीगी जमात के कुछ लोगों ने गलतियां की हैं तो उसके लिए मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उस वक्त तक देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया था जो इतना सीधा और इतना स्पष्ट रूप से संदेश देने का प्रयास करे कि आप लोग तबलीगी जमात के बहाने जो मुसलमानों को डायरेक्ट निशाना बना रहे वो ठीक नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं और हिंसा भड़काने की बात करते हैं और इन्हें इस काम में महारत हासिल है। ये मोहन भागवत का बयान था। लगे हाथ एक चीज और आपको बता दें, 20 फरवरी 2020 को, पिछले 6 सालों से आपको मालूम है कि किस तरीके से राष्ट्रवाद का जिक्र भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ऊपर से नीचे तक कोई ऐसा मौका नहीं आता जब वो नहीं इस शब्द को दोहराने का मौका नहीं छोड़ती है और दूसरों को देशद्रोही साबित करने का मौका नहीं छोड़ती है। मोहन भागवत ने 20 फरवरी 2020 को रांची में कहा कि दरअसल अब हम लोगों को राष्ट्रवाद शब्द को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवाद शब्द जो है वो हिटलर, मुसोलिनी, नाजीवाद और फासीवाद की तरफ हमको इशारा करता है। उसकी जगह हमें राष्ट्रीयता और राष्ट्र शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप सोचिए कि एक तरफ बीजेपी है, नरेंद्र मोदी की सरकार है जो राष्ट्रवाद को अपना मेन एजेंडा बना के चल रही है, दूसरी तरफ आरएसएस के प्रमुख हैं जो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद जो है वो हिटलर, मुसोलिनी, नाजीवाद और फासीवाद की तरफ इशारा करता है और ये शब्द ठीक नहीं है, भारतीय शब्द नहीं है। उसकी जगह राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयता की बात करनी चाहिए। आप ये सोच सकते हैं, ये कह सकते हैं कि मैं शायद बहुत दूर की कौड़ियों को जोड़ रहा हूं, ये आपका अनुमान भी हो सकता है, लेकिन जो मेरी जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक संघ परिवार का एक बड़ा तबका है जो ये कतई नहीं चाहता कि नफरत का माहौल देश के अंदर इस कदर फैले कि वो अंत में जाकर देश का ही नुकसान करे। एक संघ के बड़े प्रमुख नेता ने मुझसे ये कहा कि नरेंद्र मोदी की ये अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है कि अगली सरकार उनको बनानी है या उनको मुख्य प्रधानमंत्री होना है। आरएसएस का ये एजेंडा नहीं है। आरएसएस का एजेंडा है हिंदू समाज को इकट्ठा करना और भारत को आगे ले जाना। इसलिए हम फॉरेन की बात नहीं सोचते हैं, हम दूर की सोचते हैं। राजनेता फॉरेन की बात सोचते हैं, दूर की बात नहीं सोचते हैं। और ऐसे में अगर कुछ कदम भी उठाने पड़े तो हम उससे हिचकते नहीं हैं, क्योंकि हमारी नज़र दूर तक होती है। ऐसे में जब आप मजदूर संघ के साजी नारायण का बयान देखते हैं कि जंगल राज नहीं होने देंगे, जब स्वदेशी जागरण मंच अमिताभ कांत पर निशाना साधते हुए कहता है कि आप विदेशी ई फार्मेसी कंपनियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। मोहन भागवत ये कहते हैं कि कुछ लोगों की गलतियों की जिम्मेदारी पूरे समुदाय को नहीं दी जा सकती है और हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो बांटने की राजनीति करते हैं, उन्हें महारत उनको हासिल है। और फिर ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद के बहाने हिटलर, मुसोलिनी, नाजीवाद और फासीवाद का एहसास होता है। तो मैं सवाल आपके लिए छोड़ देता हूँ
आप निष्कर्ष निकालें। मेरा तो अपना ये मानना ये है कि कहीं ना कहीं एक शुरुआत हुई है मोहभंग होने की। अब ये क्या शक्ल अख्तियार करता है या बीच में कुछ और हो जाता है, यह अलग सवाल। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।